नैन्सी गुप्ता। आज हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। वैसे तो जो बच्चे रेगुलर सारे चैप्टर्स फॉलो कर रहे हैं उन्हें समझ आया होगा कि इको इज नॉट एट ऑल अ बिग डील। बहुत आसान जो है वो सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मनी और क्रेडिट तो इतना आसान और इंटरेस्टिंग था कि उसको आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपने जान लिया ना कि वर्किंग ऑफ बैंक क्या है, क्या चीज़ है, आरबीआई का क्या रोल होता है उसमें, इनफॉर्मल क्रेडिट, फॉर्मल क्रेडिट क्या चीज़ें होती हैं, यू नीड नॉट टू मग देम अप। ठीक है, आप एक बार उसको समझ लोगे और वो इतना प्रैक्टिकल है कि जाके सीधा पेपर पे भी उसको उतार सकते हो। तो इतना ही मज़ेदार चैप्टर नंबर 4 और लास्ट चैप्टर भी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला इकोनॉमिक्स का, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। मार्केट से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और याद दिलाऊं बच्चों, 8th में 7th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था मार्केट अराउंड अस, सिविक्स में, याद है? वो कोशिश थी कि बच्चों को कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जाए इस पहलू से भी। ठीक है, और आज हम एक अलग सब सब्जेक्ट में वापस से उसी से कनेक्टेड कोई चीज पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज मार्केट। हम फिर से बाजार में आने वाले हैं, हम फिर से ये जो हमारा आसपास ई कॉमर्स और कॉमर्स चल रहा है उसको हम समझने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। चलिए, कुछ सवाल मैं आपसे पहले करती जा रही हूँ और आप अपने मन में उसके आंसर सोचते जाइए। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो जब भी देख रहे हैं तभी भी उन सवालों का जवाब अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में छोड़ते चले जाएं। उससे क्या होगा कि मेरा और आपका इंटरेक्शन होगा, आपका जो भी जवाब होगा उस पर मैं रिप्लाई जरूर करूंगी और इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप कहाँ पहुंच रहे थे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप सही जगह पहुंच रहे हो, आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं पर सबके आंसर सही भी हो सकते हैं। ठीक, चलिए पहला सवाल। पहले यानी कि मैं बात कर रही हूं कि आज से वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी की बिगनिंग में हमारे मार्केट कैसे हुआ करते थे। आप कितने तरीकों का सामान जानते थे और कितने तरीकों को लेकर आते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें टी लेनी है मार्केट से, ठीक है, तो कितने बच्चे या कितने आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स कितने ब्रांड्स ऑफ टी जानते थे, कितने तरीके की चाय पत्ती आती थी पहले मार्केट में, या कितने तरीके के जैम्स आते थे, या दिवाली पे आप कितने तरीके के पटाखे चलाते हो, कितने आते थे पहले और कौन कौन से आते थे। और आगे बढ़ती हूँ, दिवाली वाले दिन आप कितनी सारी डिफरेंट टाइप की लाइटनिंग लगाते हो, मतलब हर साल मार्केट में कुछ नया होता है लाइटनिंग के नाम पर। पहले क्या होता था? ये जो क्वेश्चन है इसका, इस टाइप के क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं है। क्लास 10th बहुत सारे हैं। अगर मैं कपड़ों पे बात करूं, मोबाइल फोन पे बात करूं, आपकी जूतों पे बात करूं, आपकी घड़ी पे बात करूं, गर्ल्स की एक्सेसरीज की बात करूं, लिप शेड्स की बात करूं, मेकअप की बात करूं, हेयर स्टाइल की बात करूं, कुछ भी आप कंपेयर कर लो कि पहले कैसा था और आज कैसा है। ये एक बहुत बड़ा टर्नओवर है क्लास 10th, ये एक बहुत बड़ा टर्नओवर है और ये टर्नओवर आया है वक्त के साथ, ये टर्नओवर आया है ग्लोबलाइजेशन के साथ। ये वर्ड बहुत बड़ा है लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। ठीक है, तो पहले ये सवाल सोचो, अपने दिमाग में एक डिफरेंस क्रिएट करो और मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजो। ठीक, अब मैं आपको देती हूँ कुछ ऐसे जवाब जिनका कनेक्शन इन्हीं सवालों से है। पहले हम जो भी सामान मार्केट में इस्तेमाल करते थे या यूज करते थे, मार्केट से लेकर आते थे, वो बहुत लिमिटेड होता था। भारत में बना है तो भाई आसपास में, पता है किसी एरिया के आसपास में कोई जो है वो शुगर फैक्ट्री है तो शुगर वहां से आ जाती थी। अब आजू बाजू के सारे एरिया में वही शुगर फैक्ट्री की शुगर चल रही है, दूसरी शुगर तो वो लोग जानते ही नहीं थे। ठीक है, अब अगर आप बात करोगे क्लोथ्स की, तो क्लोथ्स का ये था कि लोकल एरिया का कपड़ा जो वहां की स्पेशलिटी थी, जैसे आज भी अगर आप देखोगे तो इक्कत का कपड़ा होता है, कॉटन होता है, उस पर फिर आप वोवन वीविंग का काम जानते हो, बनारसी जानते हो, साउथ इंडियन कॉटन देखते हो, सूरत का कॉटन देखते हो, बांधनी का काम देखते हो। तो ये सब क्या है? ये सब उस लोकल एरिया का काम है जिसको आज आप जानते हो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेकिन पहले के वक्त में ये जो राजस्थानी काम था वो सिर्फ राजस्थानी लोग ही जानते थे, वही करते थे वहां रहने वाले, और वही रहने वाले उसको पहनते थे, तो वो उस जगह की स्पेशलिटी बन गई। ऐसे ही साउथ का जो मार्केट था भाई, उसकी चीजें उस जगह की स्पेशलिटी बन गई है। तो इस तरीके से पहले
पहले होता था कि लोकलाइज चीजें अपनी जगह पर रहती थी, और अगर आपको वहां जाके उसको एंजॉय करना है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन आप जहां रहते हो वहां पे वो चीज आनी मुश्किल थी। वक्त के साथ हमने कम्युनिकेशन आसान किया। पहले फोन नहीं होते थे, अब भाई बिजनेस करना है तो बार बार कौन पीसीओ जाके बिजनेस करेगा, बेहतर है अपने आजू बाजू वालों से बिजनेस कर लो, आसानी से हो जाएगा। कल कोई दिक्कत आती है तो फिर पीसीओ नहीं जाना पड़ेगा, फिर आसानी से काम हो जाएगा। तो पहले कम्युनिकेशन नहीं था इतना, अब कम्युनिकेशन बेहतर हो गया है। अब आप एक फोन कॉल लगा सकते हो, आप दूर बैठे हो वीडियो कॉल लगा सकते हो, ठीक है। आज आप मुझे देख पा रहे हो, सोचो यही अगर 20वीं सेंचुरी में होता तो मैं इस तरीके से क्या लेक्चर्स दे रही होती आपको, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन में सुधार हुआ कि दूर बैठे हुए लोग अब एक दूसरे से बात कर पा रहे थे, बिजनेस करना उन्होंने शुरू कर दिया था। जैसे जैसे कम्युनिकेशन सॉल्व हुआ वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन भी सॉल्व हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मान लीजिए आप चेन्नई में बैठे हैं, मैं कश्मीर में बैठी हूँ और आपको कश्मीरी शॉल चाहिए मुझसे, ठीक है। तो आप मुझसे फोन पर तो बात कर पा रहे हो कि टेक्नोलॉजी बढ़िया हो गई, लेकिन कश्मीर से साउथ कन्याकुमारी जाने के लिए, वो शॉल वहां पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बेहतर होना जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं है ना 100 रुपए का शॉल आप वहां पे बेचोगे तो आप ये कोशिश करोगे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम आए, तभी तो आपकी सेल बढ़ेगी। ज्यादा अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, 100 रुपए का शॉल है और उस पर अगर ट्रांसपोर्टेशन पर शॉल पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बैठ रही है 5,000 रुपए, तो वहां जाके कितने का बेचेगा ये, तो लोग खरीदेंगे ही नहीं। समझ रहे हो चीज? तो ट्रांसपोर्टेशन वक्त के साथ साथ बहुत आसान हो गया। पहले तो बहुत मुश्किल हुआ करता था और अब तो इतना इजी है कि पूछो मत। अब तो आपके रेलवेज हो गई और रोडवेज हो गई और ट्रांसपोर्टेशन हो गया और एयरवेज हो गया, सी पोर्ट्स हो गए, अब तो हर जगह से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। तो ये सब चीजों में जब वक्त के साथ साथ सुधार आया तो एक पहल हुई, और वो पहल क्या हुई कि पहले जो काम जिस जगह पर होता था, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना दे रही हूँ, जैसे गुजरात में बच्चों गुजराती का कोई फेमस बताओ क्या चीज होती है गुजरात की? ढोकला, ठीक है, बीकानेर वाला, ठीक है। राजस्थान में आ जाते हैं हम, राजस्थान में बांधनी काम बहुत चलता है बच्चों, ठीक है। सूरत का कॉटन बहुत फेमस है, कॉटन बहुत चलता है वहां का। ऐसे आप यूपी पे आ जाओ तो हमारा शुगर, जिसके क्वालिटी का हम शुगर केन देते हैं उस क्वालिटी का कोई नहीं देता। चलो नेक्स्ट केरला आ जाओ, कॉफी, कोकोनट, ठीक है। समझ रहे हो मतलब पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है, ये सब अब के टाइम में आपको कहीं पे भी मिल सकता है। कॉफी आपको कहीं पे भी मिलती है, कॉटन आप कहीं से भी खरीद सकते हो, ढोकला आप कहीं पे भी किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, अब तो हर जगह हर किसी को बनाना आता है, खाना भी पसंद है। सबसे बड़ी बात, हम इतना यूज टू हो गए उनके कल्चर से कि अब हमें पसंद भी आती है ये चीजें। बांधने का काम आप कहीं पे भी देख लो, शुगर केन, अब तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोगों ने मैसूर, साउथ में भी शुगर केन उगाना शुरू कर दिया है। पहले जो था टेम्परेचर की वजह से नहीं उगा पाते थे आसानी से, पर अब सब पॉसिबल है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये समय के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो चीज पॉसिबल नहीं है वो चीज हम मंगा रहे हैं। कॉटन यहाँ पॉसिबल नहीं है, कॉटन हम वहां से मंगा रहे हैं। कॉफी यहाँ पॉसिबल नहीं है, कॉफी हम मंगा रहे हैं। समझ रहे हो? तो जो जो चीज जिस जिस स्तर पर पॉसिबल है उस स्तर पर की जा रही है अमंग इंडिया। अमंग इंडिया तो आप अब बहुत घुल मिल चुके हैं सारी चीजों से, आप सब कुछ जानते हो। रसगुल्ला खाते हो, बंगाली डिश है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि नहीं हम बंगाल से ही मंगाएंगे। तो वो एक क्यों पॉसिबिलिटी है? क्योंकि हम उस कल्चर से अब यूज टू हो गए हैं, हम बहुत ज्यादा घुल मिल गए हैं, वहां की चीजें यहाँ आ गई हैं, यहाँ की चीजें वहां पहुंच गई। अब आते हैं हम चैप्टर के मुद्दे पे, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन है कि जब आप यही काम एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज लाने का, बिजनेस करने का, अक्रॉस कंट्री करने लगो। अब भारत की बात छोड़ दो, अब कंट्रीज के बीच में अगर कुछ आ जा रहा है और बहुत ज्यादा बढ़िया ट्रेड हो रहा है तो उसको हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी समझ में आएगा, ये एक आगे का पहलू है।
अब इसी चीज के साथ बच्चों एक टर्म आ जाता है और वो आता है MNC। MNC इसका मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, आई होप बोर्ड आपको दिख रहा होगा, मैं यहां लिख दे रही हूँ फुल फॉर्म, मल्टी नेशनल कंपनी। ठीक है, दिस इज MNC। अब मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? पहले क्या होता था बच्चों, अगर मैंने कोई कंपनी खोलनी है ना, मैंने कोई कारोबार करना है तो मैंने भारत में खोल देनी है किसी एक जगह पर। अब उससे क्या होगा कि मैं सारा काम भारत से ही करूंगी। मतलब मुझे अगर रॉ मटेरियल चाहिए, 8th क्लास का आपने एक चैप्टर पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिस चैप्टर में आपने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स, शायद वही चैप्टर था जिसमें आपने एक फैक्ट्री का, लोकलाइजेशन ऑफ फैक्ट्री का कुछ पढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज, राइट। तो वहां आपने ये पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर में कि कैसे हम इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करते हैं, याद करो। अब उसी से कनेक्ट करती हूँ मैं आपको, जिनको नहीं याद आ रहा मैं याद दिला देती हूँ कि अगर मैं कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री खोल रही हूँ तो भाई मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, मुझे पावर चाहिए होगी, मुझे जगह चाहिए होगी, मुझे मशीन चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा, टेक्नोलॉजी चाहिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, सर्विस डिपार्टमेंट चाहिए होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए होगा, समझ आ रहा है? और सबसे बड़ी बात, मार्केट चाहिए होगा। अगर मार्केट है तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इतनी सारी चीजें जो मैंने आपको गिना दी, ऑन फिंगर 10 चीजें, अभी तो बहुत कुछ है। तो ये सारी चीजें पहले क्या होता था, अगर मैं भारत में इंडस्ट्री खोल रही हूँ तो मैं भारत से ही लूंगी। अब हो सकता है कि इंडिया में मुझे कोई चीज बहुत बढ़िया नहीं मिल रही हो सकता है मशीन मुझे उस दर्जे की नहीं मिल रही हो सकता है मशीन स्लो हो मेरी, समझ रहे हो? बहुत फास्ट वर्किंग अगर मशीन आ जाए तो मेरा तो प्रोडक्शन बूम हो जाएगा, सस्ता भी देगा और ज्यादा भी देगा। पर यही मशीन जापान में है। अब जापान से यहाँ मशीन लाना मुझे इतना महंगा पड़ रहा है कि अगर मैं 10 साल तक भी प्रोडक्शन करती रहूंगी तो मैं उसको वसूली नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत दिमाग लगाया, इंडियंस तो वैसे भी बहुत दिमाग वाले होते हैं, और मैंने बहुत दिमाग लगा के सोचा कि जापान से मशीन क्यों लानी, एक कंपनी जापान में खोल देते हैं, बिल्डिंग की तो बड़ी करनी है, एक ऑफिस जापान में खोल दो, उन्हीं की मशीन वहीं इस्तेमाल कर लो और वहां से उस मशीन का काम करके यहां भेज दो, वो ज्यादा आसान है। समझ रहे हैं आप बात को? इस तरीके से ये चीजें शुरू होने लगी। अब लोग क्या कर रहे थे, अब लोग चीजें नहीं उठा के ला रहे थे वहां से यहाँ, लोग क्या कर रहे थे, लोग कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे। जापान में मान लो मशीन है तो उस मशीन वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भाई आप हमारा ये काम कर देना, वो ज्यादा सस्ता पड़ रहा था। एक फोन, मोबाइल फोन देखते हो ना, मोबाइल फोन में बैटरी, सिम स्लॉट्स, उसका हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर सब एक जगह नहीं बनता है, सब अलग अलग जगह बनता है। ये सारा काम अलग अलग जगह होता है और आप जान के हैरान होंगे कि इसकी असेंबलिंग अलग जगह होती है। इन सारी चीजों को जहां एक जगह मिलाकर फोन में डाला जाता है और फोन तैयार किया जाता है, वो एक अलग जगह होती है। तो ये अलग अलग कंट्रीज अपना अपना काम करके दे रही हैं और असेंबलिंग एक जगह हो रही है, और फिर फोन पूरे वर्ल्ड में बिच रहा है। आप मुझे एक फोन बता दो जो सिर्फ भारत में हो, ठीक है, जिसका मार्केट कहीं और ना हो। पॉसिबल है, हो सकता है भाई भारत का कोई फोन दूसरे लोग नहीं ले रहे हो, पर्सनली मत लेना, लेकिन मेरे कहने का मतलब था आप चाहो तो अपनी चीज को पूरे संसार में उसके साथ बात बेच सकते हो, ठीक है। तो ऐसे काम करने के तरीके को हमने कहा MNC, यानी कि वो कंपनी जो एक कंट्री में काम नहीं करती, जिसका काम बहुत सारी कंट्रीज में फैला होता है, उसे हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। MNC इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, जिसका प्रोडक्शन यानी कि जो काम है, जो प्रोसेस है कुछ बनाने का, वो खुद प्रोसेस एक से ज्यादा कंट्री में होता है। मैं बेचने की बात नहीं कर रही हूँ, बिकता तो है ही माल अलग अलग कंट्री में, लेकिन बनता भी अलग अलग कंट्री में है। ऐसी कंपनीज को हम मल्टीनेशनल कंपनी या MNC बोलते हैं। ये आपकी डेफिनेशन 1 मार्क क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल और आपको दे देती हूँ, फोन से रिलेटेड देती हूँ कि अगर आपको समझाना पड़े, मान लो 3 मार्क में आ जाए तो कैसे समझाओगे। देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम मोबाइल फोन का ही लेते हैं। लेट मी क्लियर द बोर्ड, ओके। ये देखो, आज का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है बच्चों चैप्टर का। इसमें आज लिखना कुछ नहीं है आपको, ज्यादा नोट मेकिंग ज्यादा नहीं है, समझना ज्यादा है। तो जो बच्चे समझ रहे हैं वो खुद ब खुद समझा देंगे फिर टॉपिक को, और जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं फिर उनको दिक्कत होने वाली है।
क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप खुद से बेहतर कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे ही लिख रही हूँ, ठीक है, या फिर आपको दिख रहा है बोर्ड? आई होप क्लियरली दिख रहा होगा। इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं। चलो ये एक मोबाइल फोन है, पहले मैं बना देती हूँ, ठीक है। ये कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, कंट्री डी, ई एंड एफ, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि भाई ये सब एक ही कंपनी है, ठीक है। यूनिट्स है ये, यूनिट्स ऑफ कंपनी मार्केट। कंपनी का नाम आप कुछ भी रख लो, क्या रखोगे? कुछ भी रख लेना भाई, एबीसी कर दे रही हूं मैं यहाँ पे। एबीसी एक कंपनी है और इस कंपनी की अलग अलग जगहों पर मैंने यूनिट बना दी है, ठीक है। अब क्या करती है ये कंपनी? बनाती है फोन, ठीक है, फोन बनाती है। अब देखो क्या करेगी, ए कंट्री पर, जो कंट्री नंबर ए है, वो बैटरी बहुत अच्छी देती है, गुड बैटरी, ठीक है, उससे बनने वाली बैटरी। बी आपको दे रहा है हार्डवेयर सपोर्ट, ठीक है, आपने बी से हार्डवेयर ले लिया। सी क्या करेगा? सी आपको देगा रोम रैम, ले लो बढ़िया इनसे, ठीक है, इन्होंने रोम रैम आपकी बना के तैयार कर दी। डी मान लो कैमरा में बहुत बढ़िया काम करता है, कैमरा आपने डी से ले लिया। एफ आपको सर्विस बहुत बढ़िया देगा, वो जो सर्विस होता है कॉल सेंटर, बीपीओ बीपीओ, वो वाली सर्विस। और असेंबलिंग आप ई पे करोगे, ठीक है। उसके बाद आप मार्केट, ये तो बाध्यता नहीं है कि आप इन्हीं जो मैंने कंट्री सिटीज यहाँ बनाई हैं यहीं पे आप सारा काम करोगे, ये कोई बाध्यता नहीं है। आप तो पूरा संसार में अपना मोबाइल फोन बेचो उसके बाद, एबीसी कंपनी। अब देखो सबसे पहले इन्होंने बैटरी बनाई, कहाँ भेजी? ई पे, असेंबलिंग सेंटर बना के भेज दी। बी ने हार्डवेयर सपोर्ट ई को भेजा क्योंकि असेंबलिंग यहां होगी। सी ने रैम रोम ई को भेज दिया। डी ने कैमरा ई को भेज दिया। एफ की सर्विस तो रहेगी ही, वो कहीं पे भी रह सकती है। तो अब ये जो आपकी कंपनी है ये हो गई एमएनसी कंपनी, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितनी कंट्री के सपोर्ट से ये काम कर रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये एग्जाम्पल बहुत है, इनफैक्ट जरूरत से ज्यादा है आपको ये टॉपिक समझाने के लिए कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। आज तो सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर का, एमएनसी बताया है क्या होता है, एक एग्जाम्पल दे दिया है। आपके एनसीईआरटी में टॉय की कंपनी का एग्जाम्पल है, ऑरेंज कलर का ब्लॉक बनाया, उसमें टॉय का एक एग्जाम्पल दिया है एमएनसी समझाने के लिए, वो भी पढ़ लेना। मैं भी उसका जिक्र करूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल्सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, बहुत जल्द अपलोड होगा नेक्स्ट लेक्चर भी। और चैप्टर इससे पहले कि नेक्स्ट लेक्चर पर आओ, पिछला वाला लेक्चर क्लियर कर आया करो, ताकि आप आगे आगे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाओ और आपको दिक्कत भी ना हो। एक बात और, नोट्स मैं काफी बच्चों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ, चैनल पर नहीं आए हैं, थोड़ा समय लग रहा है, कुछ दिक्कत चल रही है, बहुत जल्दी आ जाएंगे पर चैनल पर भी। नोट्स का ये है कि बच्चों इसी तरीके से जैसे मैं बोर्ड पे लिखती हूँ ना, नोट्स इसी तरीके से आपको मिल रहे हैं। अब आपका काम ये है, ये हैंडी नोट्स होते हैं, ये क्विक नोट्स होते हैं। इससे आपको क्या है कि आपको चैप्टर ध्यान में रहेगा कि चैप्टर में ये रहेगा, ठीक है। मुझे ये टॉपिक में चाहिए था, ये टॉपिक में ये था, आपको क्विकली ध्यान में आ जाएगा। आपको अपनी राइटिंग स्किल डेवलप करनी है। जब मेरा एक लेक्चर देख लिया करती हूँ ना और मैं उधर लिख दिया करती हूँ 1 मार्क क्वेश्चन, जैसे यहाँ लिख दिया है, तो अपनी कॉपी खोलो, उस पर 1 मार्क लिख के और ऊपर ये डाल दो क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमएनसी, और डेफिनेशन अगर मैंने यहाँ पूरी लिखी है, जैसे आज पूरी लिखी है तो आज ये लिख दो, नहीं लिखे समझाया है तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से आंसर लिखो। और आप चाहें तो आंसर्स लिख के मुझे रिटर्न भेज सकते हैं, मैं चेक करके आपको बता दूंगी कि भाई आंसर की क्वालिटी कैसी है, बढ़िया है या नहीं। रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर्स की, फ्रेम्ड आंसर्स की, बहुत बार ऐसा होता है कि जो बहुत जरूरी क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर्स में
खुद दे देती हूँ यहीं पे। एक आध क्वेश्चन जो छूट जाते हैं, मैंने आपसे कहा है नवंबर तक सिलेबस अपडेट हो जाएगा। नवंबर के बाद हम बैठ के सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस रिहर्स करेंगे। उस समय मैं आपको पूरे पूरे क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, लेकिन तब तक का इंतजार मत करो, अपनी तैयारी करते रहो, बहुत बेहतरीन रहेगा। और उस वक्त तो मैं रहूंगी, मैं दूंगी वरना, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, बताइए और लिख के भेजिए। हैव अ गुड डे।